अच्छा, आई एम गोइंग टू रीड द केस वंस। द केस वाज अबाउट फ्रूट फार्म। हम कर रहे थे कौन सा ईयर? मई 2023, वेरिएंट 22। और पेपर 2 की टेक्निक्स के ऊपर हमने बात काफ़ी सारी कर ली थी, लेकिन अभी जो हमें बात स्टार्ट करनी है वो स्टार्ट करनी है कि ये फ्रूट फार्म जो बिजनेस है उसकी क्या स्टोरी दी हुई थी हमें एग्जाम में। देखते हैं, ठीक है। इसका पार्ट डी आज हमें अटेम्प्ट करना है। और मेन तुम लोगों का फोकस ये है कि देखो, एक ये पेपर 2 स्टाइल क्वेश्चन है, केस स्टडी हम पढ़ रहे हैं। तो फोकस आपका ये होना चाहिए कि सर जो है वो 12 मार्कर को सोचते कैसे हैं, या 12 मार्कर अटेम्प्ट जब तुम लोग एग्जाम में करोगे तो वो कैसे करोगे। बिकॉज डेफिनेटली दिस केस इज नॉट गोइंग टू रिपीट इट सेल्फ, द क्वेश्चन विल बी completely डिफरेंट, द केस स्टडी विल बी completely डिफरेंट. What you have to do is you have to read the case, you have to solve this question with me, so you understand how do we attempt a 12 marker. आज हम ये 12 मार्कर अटेम्प्ट करेंगे। तो पता होना चाहिए कि ये 12 मार्कर में जब तुम्हारे सामने एग्जाम में होगा तो तुम उसको कैसे सोचोगे। पहली बात तो ये कि जब आप 12 मार्कर अटेम्प्ट कर रहे होगे तो 12 मार्कर के लिए जो स्ट्रक्चर आप लोग फॉलो करोगे वो क्या करोगे? इंट्रो, टू मेन पैराग्राफ्स एंड अ कंक्लूजन पैराग्राफ, ठीक है। इंट्रो, पैरा 1, पैरा 2 एंड देन कंक्लूजन, हमेशा। हाँ, वैसे जो स्ट्रक्चर तुम लोग पढ़ते हो या जो भी स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ वो स्ट्रक्चर इज जस्ट अ रेकमेंडेड स्ट्रक्चर। इट डज नॉट मीन कि जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ वो एज इट इज तुम लोग फॉलो करो। जाहिर सजेस्टेड है, सजेस्टेड यही है कि आप फॉलो करो। लेकिन इन केस अगर कोई और भी स्ट्रक्चर फॉलो करता है, कोई पैराग्राफ चेंज कर लेता है, 4 पैराग्राफ बना देता है, देयर इज नो रॉन्ग। बट आई विल सजेस्ट टू डू दिस कि 12 मार्कर के लिए इंट्रो, 2 पैराग्राफ्स एंड कंक्लूजन पैराग्राफ, ठीक है। सो 12 मार्कर क्वेश्चन में रीड करने से पहले केस एक दफा वापस देख लेता हूँ। FF is a private limited company that provides packaged fruit to the industrial market. The farm grows a variety of different fruits, including apples, bananas, and strawberries. The production process is labor intensive. FF employs 80 fruit pickers and uses piece rates as the method of payment. Data about FF's fruit pickers payment, और हम लोग अपने एम्प्लॉयज को एप्पल्स के ऊपर $2 पर बॉक्स, बनानास के ऊपर 1.5 पर बॉक्स एंड स्ट्रॉबेरीज के ऊपर हम $3 पर बॉक्स पे करते हैं। मोटिवेशन अमंग फ्रूट पिकर्स इज पुअर। द फ्रूट पिकर्स मेन कंसर्न्स आर, क्या एम्प्लॉयज के मेन कंसर्न्स हैं? पुअर इंडक्शन फॉर न्यू एम्प्लॉयज, no encouragement of multi-skilling, and autocratic management style. Okay. So basically, the employees are not very well motivated here. The employees would like to introduce time-based payment at a rate of $4.5 per hour to replace the piece rate payment. ठीक है। तो पीस रेट से टाइम रेट चेंज करने की बात हो रही है। The food industry has recently been criticized for a lack of sustainability. In response, FF's directors plan to move from single-use plastic packaging to using recycled materials. This would require the purchase of new machinery. This would require the purchase of new machinery to package the fruit. The machinery would make the packaging production more capital intensive. FF directors are also considering growing fruits that require fewer chemicals and less water. However, this will require changes to FF's supply chain management. So basically, फार्म हम चला रहे हैं, बिजनेस कस्टमर्स को हम टारगेट करते हैं, और 3 तरह के प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। एम्प्लॉयज इतना वेल मोटिवेटेड नहीं है, जिसमें फिर फूड इंडस्ट्री जो है वो थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी की तरफ फोकस होना शुरू हो गई है। सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब होता है, ये बात पता है तुम लोगों को? सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस ये सोचती हैं कि यार उनके आज ऑपरेट करने की वजह से या आज डिसीजन लेने की वजह से उनका इम्पैक्ट फ्यूचर की जनरेशन्स पे भी होता है। अगर आज एक बिजनेस कोल यूज करता है, ऑयल यूज करता है, नेचुरल रिसोर्सेज यूज करता है, तो उस एक्टिविटी का इम्पैक्ट फ्यूचर की जनरेशन्स पे भी होता है। कीपिंग द फ्यूचर इन माइंड, यस, गुड, उसको कहते हैं बीइंग मोर सस्टेनेबल इन ऑपरेशंस, ट्राइंग टू मेक श्योर कि आज की एक्टिविटीज की वजह से हमारी फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज कम से कम करना पड़े, या ना करना पड़े आइडियली। ठीक है। तो उसके लिए फिर बिजनेसेस रिसाइकिल करते हैं, उसके लिए बिजनेसेस रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर रिलाई करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा फिर बिजनेसेस जो हैं
अपना जो वेस्ट होता है उसको सही तरह से डिस्पोज ऑफ करते हैं, पेपर का इस्तेमाल करते हैं, शायद प्लास्टिक स्ट्रॉज को हटा के देखा है ना, तो वो प्लास्टिक खत्म करके पेपर के ऊपर, ब्राउन बैग्स के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू इंश्योर कि हम वो रिसोर्सेज इस्तेमाल करें जो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हैं, जो ज़्यादा वापस से रिन्यू हो सकती हैं, तो ताकि फ्यूचर की जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज कम से कम करना पड़े। इस माइंडसेट को कहते हैं दैट आई एम ट्राइंग टू बी मोर सस्टेनेबल इन माय बिजनेस। अब इसने क्या सवाल पूछा है पार्ट डी में, देखो। इवैल्यूएट द evaluate the likely impact on FF's stakeholders of improving the sustainability of operations। ठीक है, एफएफ के स्टेक होल्डर के ऊपर अगर हम ज्यादा सस्टेनेबल हो जाते हैं तो स्टेक होल्डर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो स्टेक होल्डर्स, तो हमें ये बात पता है दैट देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। Give me some examples of stakeholders who will be impacted if this FF become more sustainable. Example तुक्के लगाएं। एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर तो कौन होगा एम्प्लॉयर? एम्प्लॉयर तो हम खुद ही है ना। एम्प्लॉई हो सकता है। एम्प्लॉयज का अगर लिखता हूँ कि जो एफएफ के एम्प्लॉयज होंगे वो एक स्टेक होल्डर हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसे लगाए हैं वो भी हमारे गुड स्टेक होल्डर्स हैं। फिर कस्टमर हु बाय फ्रूट फ्रॉम दैट फार्म, कस्टमर हु बाय फ्रूट्स फ्रॉम देयर फार्म, यस, तो हमारे जो बिजनेस कस्टमर है मेनली वो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। फिर एम्प्लॉयज, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, यस। लोकल कम्युनिटी जो हमारी है, जो हमारे एक्शन से अफेक्ट होती है। बैंकर्स हैं, गुड, के जो जिन्होंने हमें लोन दिया है, जिन्होंने प्रॉब्ली हमें फाइनेंशियल सर्विसेज दी हैं। गवर्नमेंट इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, यस, बिकॉज गवर्नमेंट हमारी एक्टिविटीज में इस तरह से गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जो है टैक्स पर्पसेस के लिए हमारे बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड होती है। फिर कोई हमारा बिजनेस प्रॉब्लम, कोई फार्म प्रॉब्लम होता है तो सब्सिडीज एंड ग्रांट्स देने के लिए गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होती है। गवर्नमेंट का फिर इसलिए भी इंटरेस्ट होता है कि वो सोसाइटी में हम जब काम करते हैं तो एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, अच्छा पोल्यूशन अगर कम से कम करें तो एनवायरनमेंट पे अच्छा इम्पैक्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट सोसाइटी के लिए भी कंसर्न होती है, होनी चाहिए मतलब। होती है का पता नहीं, होनी चाहिए। और कस्टमर भी हमारे हैं। बैंक भी एक स्टेक होल्डर है, यस, गुड। तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं हमारे पास, लेकिन हमें स्टेक होल्डर्स, अब कितने स्टेक होल्डर्स के बारे में लिखना होगा? सप्लायर्स भी हमारे स्टेक होल्डर होते हैं, गुड। बताओ कितने स्टेक होल्डर्स के बारे में अब हमें लिखना होगा। अब हमें दो, आई थिंक स्टेक होल्डर्स हमें कोई सेलेक्ट कर लेने चाहिए हैं, क्योंकि दो पैराग्राफ्स है ना। इंट्रो में क्या डिफाइन करूं? इंट्रो में तो मुझे कोई कीवर्ड हमें डिफाइन करना होगा जिसमें आई थिंक वी कैन डिफाइन स्टेक होल्डर्स, और वी कैन ऑल्सो डिफाइन सस्टेनेबिलिटी, गुड, यस। और बाकी इसके अलावा पैरा वन में अब मुझे किसी एक स्टेक होल्डर के बारे में लिखना चाहिए कि अगर हम ज़्यादा सस्टेनेबल होते हैं तो, क्योंकि ज़ाहिर है आप जब सस्टेनेबल होने की कोशिश करोगे तो उसमें फिर आपको कुछ ना कुछ मशीन्स इस तरह की लगानी होंगी, सिस्टम्स उस तरह के लगाने होंगे, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग आपको उस तरह से देनी होगी। तो ज़ाहिर है सस्टेनेबिलिटी कम्स विद अ कॉस्ट। सस्टेनेबिलिटी अगर आप इंश्योर करना चाहते हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो खुद ही हो जाए, उसके लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी होंगी, कुछ ना कुछ सिस्टम्स बनाने होंगे। वेस्ट अगर आप कहते हो कि डिस्पोज सही से करना है तो कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे, उसकी उसकी टेक्निकलिटीज भी हैं, उसके ऊपर काम करना पड़ता है। सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि समझ आ गया सस्टेनेबिलिटी तो बिजनेस कर लेंगे। बिजनेसेस विल हैव टू टेक एक्शंस ऑन दैट, राइट? सो नाउ बिजनेस विल हैव टू डिसाइड कि अब ये सस्टेनेबिलिटी करनी भी चाहिए या सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ आपने सोचा और फिर वो काम हो जाएगा। आपको वो रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव मिलेगा, आपको फिर शायद शायद कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ानी होगी। प्राइस आप बढ़ाओगे तो कस्टमर से ज्यादा चार्ज करना होगा, तो कस्टमर्स शायद इतना ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड ना हो, क्योंकि कस्टमर्स फिर सोचते हैं कि यार सस्ता प्रोडक्ट। तो फिर अगर कस्टमर सोशली अवेयर कस्टमर है, समझदार कस्टमर है, सोसाइटी अगर अच्छी है, मेच्योर सोसाइटी है, और वाकई वो समझते हैं कि यार बिजनेसेस के अच्छे होने से अल्टीमेटली सोसाइटी का ही फायदा होता है, तो सोसाइटी भी फिर उस बिजनेस को सपोर्ट करती है। कस्टमर्स एक्चुअली डू वैल्यू सच बिजनेसेस जो अच्छे और सस्टेनेबल होते हैं, सोसाइटी का सोच रहे होते हैं। क्योंकि कस्टमर्स को ये बात भी पता है कि
if they support such businesses, तो ultimately they are supporting themselves, they are supporting the society. So customers इतने aware होते जा रहे हैं society का और concept समझते हुए कि now they support such businesses who are more sustainable, who are more uh, focused on renewable resources and recycling rather than those जो शायद कहीं भी वेस्ट डिस्पोज ऑफ करते हैं. तो बिजनेसेस भी प्रेशर फील करते हैं इस चीज का कि यार अगर हम सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, अगर हम एथिकली रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, तो फिर बिजनेसेस को भी बाय चॉइस और बाय फोर्स उनको करना पड़ता है, वरना फिर प्रेशर ग्रुप्स भी इंटरेस्टेड होते हैं. लेकिन द पॉइंट इज कि अब हमें कितना ज्यादा सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना चाहिए है. एक तो ये सवाल आता है एग्जाम में कि कितना ज्यादा एक बिजनेस को सस्टेनेबल होने की जरूरत है. तो उसके अंदर दोनों साइड्स हमें आनी चाहिए, प्लसेस भी आने चाहिए, माइनसेस भी आने चाहिए. ये भी हमें पता होना चाहिए कि यार सस्टेनेबल होने से शायद आप उसको एज अ मार्केटिंग टूल यूज करते हो, आप अच्छी इमेज मार्केट में डेवलप कर सकते हो, अच्छे आपके पास शायद प्रीमियम प्राइस आप चार्ज कर सकते हो जिसको आप एज अ यूनिक सेलिंग पॉइंट यूज कर सकते हो. प्रॉब्लली देयर आर लॉट ऑफ बिजनेसेस हु मार्केट देयर सोशली रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज. समझ आए? तो पॉइंट इज कि आप दोनों साइड्स होती हैं, मार्केटिंग टूल भी होता है, आप अच्छे एम्प्लॉयज भी अट्रैक्ट कर सकते हो अगर आपका इमेज मार्केट में अच्छा होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा प्रोफेशनल फील एक मिलता है. तो प्लसेस भी होते हैं, माइनसेस भी होते हैं. तो अब हमें प्लसेस माइनसेस इसमें नहीं बताने, इसमें हमें बताना है कि हमारे कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो सस्टेनेबिलिटी की वजह से इम्पैक्ट हो सकते हैं. तो कौन कौन इम्पैक्ट हो सकता है भाई? क्योंकि बिजनेस अगर सस्टेनेबल होने की कोशिश करेगा तो अब तो बहुत सारे ही देखो, वैसे तो कोई भी बिजनेस डिसीजन लेता है ना तो सारे ही स्टेक होल्डर्स कहीं ना किसी तरह से अफेक्ट होते हैं. जैसे अगर बिजनेस सस्टेनेबल होना चाहेगा तो लेट्स टॉक अबाउट विच शेयर होल्डर भी बात कर लेते हैं, और किसी स्टेक होल्डर भी बात कर सकते हैं. लेट्स से वी टॉक अबाउट शेयर होल्डर्स. ठीक है, वैसे तो किसी भी स्टेक होल्डर के बारे में हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें वो दो स्टेक होल्डर्स सेलेक्ट करने होंगे जो जिसके ऊपर हम कहानी लिख सके ना. तो मुझे बताओ शेयर होल्डर्स कैसे अफेक्ट होंगे. हाउ विल द शेयर होल्डर्स गेट अफेक्टेड इफ अ बिजनेस. पॉजिटिव भी हो सकता है इम्पैक्ट, नेगेटिव भी हो सकता है. जरा तुक्के लगाओ, तुम लोग सोचो, तुम लोग भी सोचो, जरा मजा आएगा कि एक शेयर होल्डर कैसे अफेक्ट होगा अगर बिजनेस ज्यादा सस्टेनेबल होने की कोशिश करता है. तो टेल मी. They may just want profits instead of wanting to spend money on these new resources. हाँ बिल्कुल हो सकता है कि एक शेयर होल्डर सोचे कि हमें तो प्रॉफिट चाहिए, तो आप बिजनेस ज़्यादा सस्टेनेबल ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि भाई जितना सस्टेनेबल होगा उतनी इन्वेस्टमेंट करेगा, और जितनी इन्वेस्टमेंट करेगा तो ज़ाहिर है उसका खर्चा है. तो फिर शेयर होल्डर के तो रिटर्न्स भी कम हो सकते हैं इन द शॉर्ट टर्म. गुड पॉइंट. Maybe using sustainable will bring new customers to it, and the sales will increase and will the profits will increase, so shareholders will be positively impacted. Good point. कि बिल्कुल हो सकता है कि आप उसको जब एज अ मार्केटिंग टूल यूज करोगे, आप उसके लिए उस उन सस्टेनेबल एक्शंस को जब आप एक ब्रांडिंग के तौर पे यूज करेंगे, जैसे नेस्ले करता है, तो आप उसको फिर इट कैन बी यूज टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ न्यू कस्टमर्स. यू कैन एक्चुअली गेट अ competitive edge in the market. An organization may decide to market it well and get a high market share probably, है ना. The share value will increase in the market due to positive response from customers. अगर हम शेयर होल्डर्स की बात करें तो बहुत अच्छा पॉइंट है, गुड पॉइंट यार, कि शेयर प्राइस हो सकता है कि बढ़ना शुरू हो, क्योंकि जब कंपनी की मार्केट में इमेज अच्छी होगी तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि इन्वेस्टर्स को तो फिर और रिटर्न के चांसेस है ना, हर लिहाज से प्रॉफिट्स भी बढ़ सकते हैं और लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस भी बढ़ सकती है. गुड पॉइंट. सो गुड पॉइंट. अगर शेयर होल्डर्स पे लिखते हैं तो अगेन बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं. पैरा टू में हम लिखते हैं लेट्स से अबाउट अबाउट होम, अबाउट गवर्नमेंट लिख लेते हैं, आसान है शायद. गवर्नमेंट क्यों अफेक्ट होगी? गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्यों इम्पैक्ट होगी भाई, बताओ क्या पॉइंट्स बता रहे थे.
They have to come up with new laws and policies. Government will give grants to the businesses as that business is now becoming sustainable. Wow, yes. Sir, can we explain the point of the government giving more subsidy to the business? Can we explain the point of the government giving more? Yes, बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इसलिए इंटरेस्टेड होगी कि अगर एक अच्छा सस्टेनेबल बिजनेस चलेगा तो शायद गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देना चाहे, ग्रांट्स देना चाहे, या फिर उस बिजनेस की अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटीज की वजह से जो सोसाइटी के ऊपर एडवांटेज आ रहा है, जो सोसाइटी के ऊपर फायदा हो रहा है, वो उसमें गवर्नमेंट बहुत इंटरेस्टेड होगी। टैक्स ऑब्वियसली, जब इन द शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। इन द शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम भी होगा, ये भी पॉइंट हो सकता है प्रॉबेबली इफ वेल एक्सप्लेन्ड। गवर्नमेंट विल हैव गिव ग्रांट्स, सही है, ग्रांट्स। दे हैव टू कम अप विद न्यू लॉज एंड पॉलिसीज, सही है, गुड। फ्यूचर जनरेशंस हैव मोर नेचुरल रिसोर्सेज टू यूज, यस, गुड पॉइंट। कि अभी गवर्नमेंट इसलिए भी सोचेगा कि अगर बिजनेस फ्यूचर की जनरेशंस का अच्छा सोच रहे हैं तो अल्टीमेटली वो एक अच्छा मुल्क चला रहे हैं। देखो कितना अच्छा हम सोचना सीख रहे हैं गवर्नमेंट के लिए। अच्छी बात है, हमें भी अच्छा सोचना होता है सही है ना? हमारी गवर्नमेंट भी अच्छा अच्छा सोचे इंशाल्लाह। पार्ट डी, पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात हो रही है। पाकिस्तान से बाहर भी हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात हो रही थी। बाकी पार्ट डी, इवैल्यूएट द लाइकली इम्पैक्ट ऑन, ये हो गया शेयर होल्डर्स गवर्नमेंट। अब कंक्लूजन, कंक्लूजन जब हम देते हैं 12 मार्क का तो उसमें हमें क्या करना होता है? जब हमें कंक्लूजन देना होता है 12 मार्कर में तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है बताओ? सबसे पहले हमें देना होता है ओपिनियन, एंड दैट विल हैपन सून इन पाकिस्तान, आई एम टेलिंग यू आमिना। देखना तुम, सही है, मैं बता रहा हूँ, पेट्रियाटिज्म जगाए रखें। अच्छा कंक्लूजन बताओ, सबसे पहले मुझे क्या देना होता है? ओपिनियन। ओपिनियन में क्या करना होता है? अब यहाँ पे तो उसने मुझसे कोई ऐसा सच सवाल ही नहीं पूछा कि बताओ भाई कौन सा स्टेक होल्डर ज्यादा या कौन सा कम, या इस तरह का कोई क्लियर डिसीजन इसने मुझसे नहीं पूछा इस सवाल में। तो अगर मुझे एग्जाम में कभी ओपिनियन देना हो, और अगर वो ओपिनियन इतना ज्यादा क्लियर ना हो कि क्या बोलना चाहिए, क्या लिखूं इसमें, क्योंकि अब जाहिर है जब मैं अपना ओपिनियन लिखूंगा, कोई अपनी जजमेंट दूंगा, तो उसमें मैं क्या जजमेंट दूं, यहाँ पे मैं क्या ओपिनियन दूं? अगर कोई ऐसा सवाल होता कि यार बताओ आउटसोर्सिंग करनी है या आउटसोर्सिंग नहीं करनी, तो मैं शायद क्लियर डिसीजन अपना ओपिनियन में बताता कि यार आप आउटसोर्सिंग हाँ कर दो और इस वजह से करो। या अगर मुझसे कोई पूछता कि यार बताओ प्राइस बढ़ानी चाहिए या प्राइस नहीं बढ़ानी चाहिए, ऐसा कोई सवाल होता अगर, तो अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती तो मैं क्लियरली जवाब दे सकता था, क्लियर ओपिनियन दे सकता था कि हाँ यार प्राइस बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए। अब अगर मेरे पास इस तरह की कोई सिचुएशन ही नहीं है जहाँ पे, अब सवाल जेनेरिक या यूं समझ लो बहुत ही ओपन एंडेड वेग से ये सवाल है कि भाई स्टेक होल्डर्स पे कैसे इम्पैक्ट होता है, तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आपके पास कोई क्लियर ओपिनियन ना बन रहा हो, तो आपको जो करना होता है ना, जो बेस्ट आंसरिंग टेक्निक सजेस्ट करती है वो ये कि जो आपने खुद ने ही पॉइंट्स लिखे हैं, जो खुद ही आपने शेयर होल्डर और गवर्नमेंट के बारे में लिखा है, उन्हीं में से आप अपने ही पॉइंट्स को रैंक भी कर सकते हो। रैंक करने का मतलब होता है कि आप अपने ही पॉइंट्स में से प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि यार बताओ कि ज्यादा कौन सा स्टेक होल्डर जो है, जो तुमने लिखा है, वो कौन सा वाला स्टेक होल्डर प्रॉबेबली ज्यादा अफेक्ट होगा। क्या वो शेयर होल्डर ज्यादा अफेक्ट होंगे या गवर्नमेंट ज्यादा अफेक्ट? द पॉइंट इज कि अगर एग्जाम में कोई ऐसा कंक्लूजन आता है, कोई ऐसा सवाल आता है जिसमें क्लियर डिसीजन ना पूछा हो, क्लियर पता नहीं चल रहा हो कि यस और नो में आंसर, तो अपने ही गिवन पॉइंट्स, जो अपने ही पैराग्राफ पॉइंट्स लिखे हैं तुमने, उन्हीं को तुम रैंक कर सकते हो इन द रैंक ऑफ लेट्स से प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है कि यार आपके हिसाब से कौन सा वाला स्टेक होल्डर, क्या वो शेयर होल्डर है या वो गवर्नमेंट है, कौन सा वाला स्टेक होल्डर ज्यादा अफेक्ट होगा और फिर क्यों? या फिर एक और इसकी अच्छी टेक्निक होती है कि मैं इसी को रैंकिंग करने के लिए शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में डिस्क्राइब कर सकता हूँ। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के ऊपर हम बात कर सकते हैं कि यार इन द शॉर्ट टर्म तो ये अफेक्ट होगा, इन द लॉन्ग टर्म तो इस तरह से अफेक्ट होगा। जैसे मैं यूं कह सकता हूँ कि भाई इन द शॉर्ट टर्म, अगर हम शॉर्ट टर्म बात करें तो डेफिनेटली इन द शॉर्ट टर्म तो शेयर होल्डर्स का लॉस ज्यादा होगा।
ठीक है, शेयर होल्डर्स का लॉस इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि शेयर होल्डर्स का रिटर्न इन शॉर्ट टर्म जाएगा। और थोड़ा सा एक मुश्किल बात करने लगा हूँ, यहाँ तक पहले बताएं सब समझ आ रहा है सबको? ऑल क्लियर एवरीवन? कौन कौन एक्टिव चल रहा है? इज एवरीथिंग गोइंग गुड यहाँ तक? क्योंकि अभी मुश्किल एक बात बोलने लगा हूँ मैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को समझ आए इससे पहले कि मैं बोलूँ। सही है, ऑल गुड। नाइस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। अच्छा, बाकी ये कि अब देखो, जब भी मैं ओपिनियन देता हूँ ना, एक बहुत ही लेवल अप टेक्निक बताने लगा हूँ। अगर चाहो तो आप अपने पास ही नोट्स बना लो कि जैसे जब पार्ट डी किया स्टार्ट, पार्ट डी में हमने एग्जाम सिचुएशन में सोच रहा हूँ, जैसे तुम लोगों ने इसमें इंट्रोडक्शन दिया जिसमें स्टेक होल्डर्स को डिफाइन किया, या सस्टेनेबिलिटी को भी डिफाइन कर सकते हो। फिर पैरा वन पे गए, मतलब पैराग्राफ चेंज भी करोगे जाहिर है, तो एक लाइन चाहो तो बीच में छोड़ भी देना। अच्छा, पैरा वन, लेट्स से यू गोइंग टू राइट अबाउट शेयर होल्डर्स। फिर शेयर होल्डर पे तुमने कहानी करना शुरू करी कि भाई शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग होते हैं ना जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, लीगल ओनर्स होते हैं। और जनरली दे वुड बी एक्सपेक्टिंग मैक्सिमम रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स, right? And if a business focuses on sustainability, तो सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करने की वजह से एक्सपेंस बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ जाता है, जाहिर है ना? और इसकी वजह से फिर प्रॉफिट्स शायद कम भी हो सकते हैं इन द इनिशियल ईयर्स। एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं, एग्जाम्पल्स भी चाहो तो दे दो। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ न्यू मशीनरी। सही है, कोई नई मशीनरी खरीदने के लिए, कोई ट्रेनिंग देने के लिए, कुछ ना कुछ तो खर्चे बढ़ेंगे ना। तो हो सकता है कि उनका रिटर्न कम हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि प्रॉब्ली शेयर वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाए, शेयर प्राइस बढ़ जाए ओवर टाइम, क्योंकि कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होगी, कस्टमर ट्रस्ट ज्यादा होगा, तो कंपनी की वैल्यू भी ऊपर जा सकती है डेफिनेटली। तो शेयर होल्डर्स के ऊपर भी हमारे पास कुछ कंटेंट बन जाएगा। फिर शेयर होल्डर्स के बाद एक सेकंड पैराग्राफ में हम किसके बारे में लिख रहे हैं? किसके बारे में सोचा? भी हमने गवर्नमेंट के बारे में ना। सो गवर्नमेंट के बारे में अगर हमने लिखना है तो गवर्नमेंट कौन होती है? स्टेक होल्डर क्या होता है? बेसिकली इंटरेस्टेड ड्यू टू द सोशल इम्पैक्ट ऑफ द बिजनेस, और इफ एफ becomes more sustainable, अगर एफ ज्यादा सस्टेनेबल होती है तो गवर्नमेंट को क्या होगा फिर? टैक्स रेवेन्यूज इन द शॉर्ट टर्म माइट डिक्रीज। टैक्स रेवेन्यू इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, तो टैक्स रेवेन्यू भी शुरू में कम होगा। फिर लेस पोल्यूशन, सो बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। सही है, ग्रांट्स एंड सब्सिडीज, शायद बिजनेसेस को ग्रांट्स एंड सब्सिडीज का सपोर्ट देने के लिए भी गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होगी कि क्या वो बिजनेस अगर सस्टेनेबल है तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, सब्सिडाइज करना चाहिए, ग्रांट्स देनी चाहिए। है तो इस तरह से प्रॉब्लली मैं सिर्फ प्लान बना रहा हूँ पूरा, जाहिर है जब तुम लोग लिखोगे तो थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेनेटरी बनाओगे तो और बेहतर कंटेंट बन सकता है।
और जाहिर है कोई भी पॉइंट कोई रूल नहीं है। एवरी वन ऑफ अस और मे बी एनी वन जो प्रैक्टिस करेगा इस क्लास से वो जाहिर है वो और भी लिख सकता है, कंटेंट और भी हो सकता है। तो समझ आ गया मेरे ख्याल से ना। इन पैराग्राफ वन आपने शेयर होल्डर क्यों लिखा है, बट द क्वेश्चन इज अबाउट स्टेक होल्डर। हाँ तो शेयर होल्डर भी एक स्टेक होल्डर होता है, गवर्नमेंट भी एक स्टेक होल्डर होती है। ये सारे स्टेक होल्डर्स ही जो है ना। स्टेक होल्डर तो एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है जिसके अंदर यूं समझो शेयर होल्डर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी, सप्लायर्स, ये सब होते हैं। अच्छा, कंक्लूजन में अब मुझे देना है सबसे पहले ओपिनियन। और ओपिनियन में देना है सबसे पहले कौन से वाले स्टेक होल्डर के ऊपर आपको लगता है कि ज्यादा इम्पैक्ट होगा। ज्यादा इम्पैक्ट शेयर होल्डर्स पे होगा या ज्यादा इम्पैक्ट गवर्नमेंट पे होगा। व्हाट डू यू थिंक। और अच्छा ओपिनियन सोचने का तरीका यह है, जो मैं मुश्किल बात बताने लगा था ना, जो मैं बोल रहा था कि एक बात जो बड़ी गौर से सुननी है, जो एक नई हैवी टेक्निक है, ब्रांड न्यू टेक्निक आई है मार्केट में, वो ये टेक्निक है कि ओपिनियन देने के लिए ना तुमने क्या करना है, सबसे पहले तो प्रायोरिटाइज करना है कि तुम्हारे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट या ज्यादा इम्पैक्टफुल स्टेक होल्डर कौन से होंगे। लेकिन जब मुझे जस्टिफिकेशन लिखनी होती है, तो जस्टिफिकेशन का तरीका ये होता है कि मेरी नजर जानी चाहिए है एक केस, जो मैंने केस रीड किया है, और उस केस में से अगर मैं कोई ऐसी सिचुएशन ला सकूं, ऐसी कोई कनेक्टिंग स्टोरी ला सकूं या कोई बात ला सकूं जिससे मैं अपने ओपिनियन को, अपना फाइनल जो जजमेंट है उसको अपनी इस सिचुएशन से कनेक्ट बैक कर सकूं। आई शुड एक्चुअली ट्राई टू कनेक्ट बैक माई ओपिनियन विद the situation that I have just read in the case. My opinion cannot just be the repetition of the same point. My opinion cannot be a bookish point. My opinion will have to come out from the situation, from the case, from the story that I'm talking about. So it cannot just be कि मैंने वही पॉइंट सामने, हाँ यही करना है 1 घंटे में नहीं, 45 मिनट्स में। 45 मिनट्स में एक केस करना है, 45 मिनट्स में दूसरा केस करना है, टोटल 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम है। तो इसका मतलब यह है कि बिल्कुल अब इसमें आपको थोड़ा सा कनेक्ट करना होगा, इतना कोई मुश्किल बात नहीं है, ये शायद पहली दफा सुनने में मुश्किल लगती होगी, लेकिन ये देखो क्या करना होता है। अब जब मैंने ओपिनियन लिखना शुरू किया, तो ओपिनियन मैं दूंगा क्या कि यार मेरे हिसाब से तो शेयर होल्डर ज्यादा अफेक्ट होंगे, या मैं लिखूंगा कि मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट ज्यादा अफेक्ट होगी। मतलब अब मेरे हिसाब से मैं कुछ भी लिखूं, मेरी मर्जी, लेकिन मैं उसको जस्टिफाई करना जानता हूँ। तो अब देखो मैं अब इसकी सिचुएशन क्या है, एफएफ को समझो। एफएफ का क्या सीन है, एफएफ फ्रूट्स बेचता है, बिजनेस कस्टमर्स को टारगेट करता है। अभी लेबर इंटेंसिव था, एम्प्लॉयज अभी क्लियरली मोटिवेटेड नहीं थे। फिर टाइम रेट को चेंज, पीस रेट से टाइम रेट जाने का सीन चल रहा है। फूड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस्ड हो गई है हमारे ऊपर, मशीन चाहिए होगी जिसकी वजह से। तो नाउ आई हैव टू, व्हाट डू यू थिंक, ज़्यादा कौन अफेक्ट होगा बताओ। इतनी सारी मैंने ब्रीफिंग दी है कि शेयर होल्डर ज़्यादा अफेक्ट होंगे या गवर्नमेंट, या who who's the first stakeholder that comes into your head? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों, शेयर होल्डर क्यों? शेयर होल्डर्स एज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बिजनेस। वाई भी बताओ ना, क्योंकि देखो अब कोई भी हो सकता है, लेकिन उसकी मेन आप लोग को जस्टिफिकेशन सोचनी है, जस्टिफिकेशन बताओ ना। गेम ये सोचो कि तुम लोग जस्टिफिकेशन क्या लिखते। अगर शेयर होल्डर लिखते तो शेयर होल्डर की जस्टिफिकेशन क्या लिखते? कुछ बेसिक पॉइंटर्स में बता दो, कॉमा कॉमा करके बता दो, कुछ तो सोचो। ये सोचना तुम्हारे लिए जरूरी है। गवर्नमेंट एज इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ये देखो ना, इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत जेनेरिक पॉइंट हो जाएगा ना, कुछ तो कनेक्ट करो, सिचुएशन से कनेक्ट करना है। डिविडेंड कम मिलेंगे, लेकिन डिविडेंड कम मिलेंगे तो ये तो बुकिश पॉइंट है विनाहिल।
अब यहाँ से कहाँ कनेक्टेड है डिविडेंड की स्टोरी? कुछ यहाँ भी तो लिखी हो, कुछ ऐसी स्टोरी जो मैं इससे कनेक्ट तो करूं सिचुएशन से। Government, because as the business will require grants from the government to become sustainable, to buy machinery। सही है, सब्सिडीज वाला पॉइंट तो रिपीट हो जाएगा। सॉरी, मैं थ्रोट इज गॉन। यार देखो, मेरे हिसाब से एम्प्लॉयज के बारे में भी लिख सकते थे, हाँ, अगर एम्प्लॉयज लिखा होता तो। गुड पॉइंट। द बिजनेस इज हाईली अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन प्रोसेस टू बी मोर सक्सेसफुल। हाँ, आई थिंक टू के, देखो शेयर होल्डर्स इसलिए मैं लिखूंगा क्योंकि देखो एम्प्लॉयज ऑलरेडी थोड़ा सा डीमोटिवेटेड हैं ऑलरेडी, थोड़ा सा सीन ऑफ चल रहा है। तो इस सिचुएशन में वैसे ही फिर आपको ये नई मशीन भी अब खरीदनी पड़ेगी। तो वैसे ही एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग में मसला है, वैसे ही इतने मल्टा स्किल्ड नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, और इस टाइम पे मैं नई मशीन लाने का अब सोच रहा हूँ। तो आई थिंक इनिशियली तो बहुत एग्रेसिव ट्रेनिंग्स, एग्रेसिव खर्चे इन्वॉल्व हैं। और शेयर होल्डर्स वो इम्पैक्टफुल स्टेक होल्डर हैं जो कि पहली दफा आई थिंक थोड़े टाइम तक नुकसान उठाएंगे, लेकिन फिर लॉन्ग टर्म में फायदा हो जाएगा। लेकिन इन द शॉर्ट टर्म आई थिंक द फर्स्ट कंसर्न शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर होगा, वो शेयर होल्डर होंगे मेरे ख्याल से। सही है, क्योंकि ये मशीन खरीदना, ये एम्प्लॉयज को ट्रेन करना इनिशियली वुड बी टफ। तो आई थिंक अगर पॉइंट इज कि मुझे देखो ये एम्प्लॉयज की स्टोरी से कैसा कनेक्ट किया मैंने, कि एम्प्लॉयज मोटिवेटेड नहीं है। मैंने ये मशीन से कैसे कनेक्ट किया कि मशीन वगैरह लेनी होगी, फिर वैसे ही केमिकल का यूजेज, और ये नाउ आई कैन कनेक्ट माई पॉइंट विद द केस। दैट्स हाउ आई गेट द बेस्ट कंक्लूजन, द बेस्ट जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन अगर मुझे अच्छी लिखनी है तो मुझे अपनी एडवाइस और अपने ओपिनियन को इसकी सिचुएशन से स्पेसिफिक करने आने चाहिए है। जेनेरिक सजेशंस मैं सिर्फ लिख दूं कि भाई गवर्नमेंट ज्यादा अफेक्ट होगी, वो इसलिए क्योंकि टैक्स जाएगा, नाउ दैट्स बुक। गवर्नमेंट ज्यादा अफेक्ट होगी क्योंकि उसको सब्सिडी देनी होगी, दैट्स बुक। अगर मैं लिखता हूँ शेयर होल्डर क्योंकि डिविडेंड कम हो जाएंगे प्रॉफिट कम होने की वजह से, दैट्स अगेन बुक। इस सिचुएशन में कौन सा वाला पॉइंट आपके हिसाब से वैलिड है और क्यों? अब ये वाला गेम सबसे भारी गेम होता है 12 मार्कर में, जो कि हमें सीखना होगा क्लियरली। और ये जरूरी गेम है क्योंकि इसके बगैर मार्क्स हमें अच्छे लेवल के नहीं मिल सकते। तो आई थिंक शेयर होल्डर्स वुड बी हाईली अफेक्टेड इनिशियली। Why? Because this is because would be highly affected initially. This is because the machines will have to be purchased. Employees are already demotivated. This change might be difficult. This change might be difficult to accept for them because वो resist करेंगे ना, उनको बुरा भी लगेगा, शायद जॉब्स जाएंगी या पता नहीं क्या चेंज आएगा। तो इनिशियली तो returns will increase in long term, but shareholders may have to, but the shareholders may have to wait for them for a few years. ठीक है, तो बाकी ये क्वेश्चन एक दफा तुम लोग अटेम्प्ट जरूर कर लेना।
And I think good to go. That is how you attempt 12 marker. You must make sure कि after this class you attempt this question yourself. और बाकी पेपर 2 भी घर पे अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो. ये जो टेक्निक सीखते हो उसको प्रैक्टिस करनी होगी. ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ सुना और समझ आ गया. घर पे तुम्हें खुद से पास पेपर खोल के उसको लिखना पड़ेगा. लिखते रहोगे तो ये प्रैक्टिस होगी स्किल, वरना इतना इजीली नहीं फिर हो सकता, वरना मसला बाद में होगा. ठीक है, जस्ट पढ़ लेना और फिर उसको एग्जीक्यूट करना, ये दो अलग बातें होती हैं. तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई के ऊपर फोकस ना करें. सिर्फ मेक श्योर ट्राई टू राइट मोर आंसर्स, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ बिजनेस एग्जाम, राइट? सो गुड टू गो.